तो इसमें हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर या प्रदर्श प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि सत्र 2025-26 का ही है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। आपका पूर्णांक जो है 70 का रहेगा, ये तो पता ही है सबको। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये जो 15 मिनट होता है ये पेपर को पढ़ने के लिए होता है। केमिस्ट्री का कोड जो है वो 152 होता है, ठीक। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर का है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो अभिकथन दिया है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, और तर्क में दिया है विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है इसको पढ़े होंगे आप लोग, जय वर्ड वाले चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक। तो संग्रहित होने का मतलब है कि स्टोर होना। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में स्टोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो संग्रहित होता है, ये तो सत्य हो रहा है यहाँ से। और रीजन क्या दिया है, क्योंकि वो वसा में घुलनशील होता है इसलिए क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में संग्रहित होता है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पे कथन और तर्क दोनों सही है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है, ठीक। आगे और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण हाँ कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया है CrH2O 6 और Cl3 बैगनी और CrH2O 5 Cl2H2O भूरा हरा के बीच कौन सा सब प्रकार की समावयता पाई जाती है? तो समावयता में देखिए, सबसे पहले समझिए कि समावयता क्या है। अच्छे से समझ लीजिए पहले समावयता। एक कॉपी बनाइएगा जिसमें पूरा प्रैक्टिस सेट जो भी होता जाएगा तो उसको करते जाइए। कम से कम 10 सेट हमको करना है। ठीक, 10 सेट अगर तैयार हो जाएगा तो अच्छे से हम लोग बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो समावयता मतलब ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक, सुन लीजिए अच्छा पहले। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो तथा रासायनिक संरचना जो वो भिन्न भिन्न हो, तो उन यौगिकों को हम समावयी यौगिक कहते हैं। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। तो नोट भी कर लीजिएगा कि ऐसे यौगिक, आराम से समझिए यहाँ पे, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र, ठीक, जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, अणुसूत्र समान हो, किंतु किंतु परमाणुओं की परमाणुओं परमाणुओं की व्यवस्था या संरचना भिन्न हो भिन्न हो तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयी समावयी यौगिक कहलाते हैं। और और इस गुण को इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। समावयता कहते हैं। जैसे आपका हो गया कि CH3 CH2OH, ठीक, एथिल अल्कोहल, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, CH3 CH3, तो ये आपका बन जाएगा डाई मेथिल ईथर, ठीक। तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे, समावयी। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो पानी है वो 6 है और यहाँ पे पानी कितना है, 5 है। मतलब एक पानी यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ठीक, इधर इस वाले में। और क्लोरीन जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन अंदर चला आया है। और पानी जो यहाँ पे 6 था, यहाँ से एक बाहर चला आया है। तो यहाँ पे पानी है, ठीक, पानी मतलब जल। तो जल जो होता है एक अच्छा विलायक होता है, ठीक। जल एक अच्छा विलायक होता है, विलयन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ जब समावयता के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे तो बंधनी समावयता, विलायक योजन, आयनन, उपसंयोजन। तो जल लगा हुआ है, पानी क्योंकि सक्रिय पानी भी है, और तो जल एक अच्छा विलायक है, ये आपका विलायक योजन समावयता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्या नीचे दी गई है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो घनत्व पूछा, यहाँ पे तत्व दिया है
ठीक, फेरस, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। तो इनकी जो त्रिज्या दी है पीएम में दिया है, एक छोटी इकाई होती है पीएम, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसा होता है, वैसे ये छोटी इकाई है। तो इसमें देखेंगे तो इसका तीनों की जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग लगभग समान है। ये 26 है, ये 25 है, ये 25 मतलब लगभग है। ठीक, लगभग है। ये जो है आपका 108 है, तो 128 है, सॉरी। अब इसमें पूछा किसका घनत्व अधिक है, तो यहाँ पे समझिए घनत्व क्या होता है। तो जो घनत्व होता है वो घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान बटे में आयतन। तो जिस तत्व का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाँ, पार्ट 2 में ये है। तो एक दो मतलब फेरस, निकेल का, कोबाल्ट और कॉपर, तो ये कॉपर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या है, ये बताइए। अब देखिए अम्लीय प्रबलता क्या होता है। अम्लीय प्रबलता का मतलब होता है कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, ठीक, या सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल। तो इसमें देखेंगे फिनाल दिया, इथेनॉल दिया, पहले ही ऑप्शन को पढ़िए, फिनाल, इथेनॉल, क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से शुरू करना है, जैसे एक हो गया, एक से बड़ा दो हो गया, दो से बड़ा तीन हो गया, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पाँच, ऐसे जो सबसे बड़ा रहेगा वो लास्ट में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल रहेगा वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ देखिए फिनाल, इथेनॉल, हाँ, ये जो आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल है, तो इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल है। थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो याद होगा। तो क्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल है क्या, क्लोरोएस्टिक। तो सबसे प्रबल अम्ल है, तो ये आपका सबसे लास्ट में जाएगा। तो ऑप्शन आप देखिए सबसे लास्ट में किस में है, तो बहुत देखिए इसी में है और किसी में है नहीं, मतलब कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं। क्लोरोएस्टिक सबसे लास्ट में इसमें है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे कम प्रबल कौन है इसमें, तो एथेनॉल है। एथेनॉल से थोड़ा ज्यादा फिनाल है, और फिनाल से थोड़ा अधिक प्रबल एसिटिक अम्ल है, और उससे अधिक प्रबल क्या है, क्लोरोएस्टिक अम्ल है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है अपक्रिया, ये एक अपक्रिया दी गई है, ठीक, CuHCl की उपस्थिति में। इसका नाम पूछ रहा है आपसे कि कौन सा अपक्रिया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेंडर मेयर अपक्रिया होती है ना, ये किसकी उपस्थिति में होती है, होती है आपकी Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में। गैटरमैन अपक्रिया जो है ये कॉपर पाउडर, मतलब Cu HCl की उपस्थिति में होता है। और ये फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया जो होती है ये शुष्क एसीटोन, ये सब अपक्रियाएं पढ़े होंगे आप लोग से, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। और कार्बी कार्बिलेमिन अपक्रिया जो होती है ये आपका डेल्टा हिट। ठीक, तो कॉपर और HCl, तो इससे देखिए ये जो है कॉपर और HCl की उपस्थिति में, तो ये आपका गाटरमैन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कॉपर पाउडर और HCl गाटरमैन अपक्रिया हो गया। आगे कह रहा है कि पहले का 6 नंबर देखिए, बहुत आसान से, बहुत आसानी से हल हो रहे हैं, आराम से समझिए इसको। ठीक, एक बार में ना समझ में आएगा रिकैप कर लीजिएगा। अब देखिए कॉलम 1 में दिए गए हार्मोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, कॉलम 2 से सुमेलित करना, मिलान करना है हमको। तो यहाँ पे इस कॉलम में हार्मोन दिए गए हैं, और इस कॉलम में दिया गया है कि कौन सा हार्मोन का कार्य क्या है। तो देखिए इंसुलिन, इंसुलिन है जो आपका, तो ये कहीं इंसुलिन जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज, मतलब कुल कुल मिला के ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन में खोज लीजिए, कहीं ना कहीं होगा। तो ये रक्त में ग्लूकोज हो गया, चलिए इसका तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें अगर ये नहीं भी पता है आप यहाँ पे आ जाइए, ये पढ़े होंगे। तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है पुरुषों के लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात इसमें। तो अगर 2 ऑप्शन भी आप चुन लिए या एक ऑप्शन भी चुन लिए, मतलब सी का ही ऑप्शन में देखेंगे या ए का बी देखेंगे किस में है। ए का इसमें डी है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए का बी इसमें है, हाँ ये सही हो सकता है। ए का डी है, ये भी गलत हो जाएगा। ए का बी इसमें, अब ये भी सही हो सकता है, ये भी। अभी अब आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आए
तो टेस्टोस्टेरॉन में आ गए, मतलब सी का ई होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे सी का ई इसमें है, सी का सी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बचा ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका सही। अब मिलान कर सकते हैं कि सी का ई हो गया तो बी का सी, मतलब जो थायरॉक्सिन होता है ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन दर में वृद्धि करना इसका काम होता है थायरॉक्सिन का। ठीक, बाकी जो मिनरलोकार्टिकोइड होता है, ठीक, मिनरलोकार्टिकोइड होता है, ये आपका गुर्दों में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये आपका ए में चला आएगा, तो डी का ए, तो यहाँ पे डी का ए सही है। और एस्ट्राडाइल जो होता है ये महिलाओं, ठीक, तो महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहाँ से 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक, 5 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे देखिए, तो ये दिखा नहीं था क्या अभी, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आगे चलिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अब नंबर आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का कर, अब ये 2-2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं आपके। स्तरक्वाथी मिश्रण की परिभाषा पूछा है। स्तरक्वाथी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आप पढ़े होंगे कि समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें परिभाषा छोटा सा पूछा है, तो इसमें हम लिख देंगे स्तरक्वाथी। देखिए ऐसा मिश्रण होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है जो निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तरक्वाथी मिश्रण। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, ऐसा मिश्रण या एक ऐसा मिश्रण जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर उबलता है, निश्चित ताप पर उबलता है और और बिना संघटन बदले बदले उसी ताप पर, बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है। ठीक, उसी ताप पर क्या होता है? आश्रित होता है, आश्रित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्तरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। बस यही पूछ रहा था, तो 2 नंबर का था, छोटी सी परिभाषा है कि ऐसा मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है, ठीक है, और बिना संघटन बदले ही क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। इसको हम आसानी से क्या आसवन विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर आसवन विधि से पृथक्करण करेंगे तो चाहे तो लिख सकते हैं कि इसे आसवन विधि द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक। कुल मिला के मिला हुआ, जैसे कि पानी में कोई ऐसा विलय मिला दो जो उसी में क्या हो जाए? घुल जाए। तो ये जो मिश्रण होगा, ठीक वही है कि निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संक्रमण तत्वों की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के इसमें कॉपर पूछा है, वो कॉपर कर रहे हैं, कारण पूछा है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनकी सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक क्यों घटती है, ठीक? देखो, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से कॉपर की ओर जाएंगे, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, या ऐसे समझिए कि इसका मुख्य कारण जो है वो होता है आयनन एंथैल्पी का बढ़ना। और जब आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, लिखते चलिए, अच्छा तो समझ में आएगा, इसका मुख्य कारण है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों की सक्रियता कॉपर से स्कैंडियम से कॉपर तक जाने में लगातार घटती है, क्योंकि क्योंकि स्कैंडियम से कॉपर तक जाने में आयनन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। और जब आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी तो इसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और आयनन एंथैल्पी बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि इसका नाभिकीय नाभिकीय आवेश
नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और स्कैंडियम से कॉपर तक जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक भी आपका बढ़ रहा है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन जब अधिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, एक उदाहरण से समझाते हैं कि ये हमारे पास एक कैप है, इसमें कुछ डाला गया है। अब क्या होगा कि जो डाला गया जब उसको, अभी हम इसको मान लीजिए कि ऐसे डाल दिए पेन को और आसानी से निकाल लिए, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जो कि इसमें पूरी तरह से, मतलब ये जो कैप है उसको पूरी तरह से एकदम जकड़ ले, तो जकड़ ले तो उसको निकालना क्या होगा, कठिन होगा। तो जो हम ऐसे आसानी से निकाल ले रहे हैं तो दोबारा क्या होगा कि हमको निकालने में थोड़ा ऐसे ताकत लगाना पड़ेगा। तो वही रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कठिन होगा तो हमें और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बड़ा हो रहा है क्या, समझते चलिएगा। और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अभी शॉर्ट हम कर दे रहे हैं। तो और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या होना पड़ेगा कि सक्रियता बढ़ेगी, हमें और सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे वो कैप पिन निकालने के लिए, तो इसकी भी क्या होगी, सक्रियता बढ़ेगी। अब रीजन आता है, और संक्रमण तत्व क्या होता है, चाहिए भी समझ लीजिए। संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका द्विकक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। जब डी और एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे तो द्विकक्षक आंशिक रूप से भरा हो, मतलब पूर्ण रूप से ना भरा हो। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बताएंगे कि डी जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। तो वही कह रहा है कि अगर पूर्ण रूप से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसी तत्वों को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। ठीक, ये होता है। तो संक्रमण तत्वों की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है। रीजन ये है कि उसका आयनन एंथैल्पी जो होता है, आयन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक, आगे चलिए। इसका दे रहा है दिया IUPAC नाम लिखना है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, IUPAC नामकरण की पूरी विधि पढ़े होंगे, याद होगा कि कैसे नामकरण करना है। सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करते हैं, धनायन का। उसके बाद किसका करते हैं, धनायन के बाद हम लोग लिगेंड का नामकरण करते हैं। ठीक, लिगेंड के बाद हम लोग धातु, जो केंद्रीय धातु होता है, उसका नामकरण करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग किसका नामकरण करते हैं, ऋणायन का। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, इस पूरे को पहचानिए। ये आपका एमीन है, NH3, मतलब 4 एमीन है, तो ये जो 4 होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। तो यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं, 4 से हमारा क्या हो गया, टेट्रा। ठीक, और है क्या, NH3 क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्लोरो लिखेंगे, टेट्रा एमीन क्लोरो। उसके बाद NO2। मतलब पहले इसी क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है आपका, यहाँ से यहाँ तक, पहले ये वाला हम लिए, फिर इसको लिए, अब इसको लिए हम, फिर उसके बाद पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में चलेंगे। तो क्लोरो हो गया। उसके बाद नाइट्रो, NO2 है तो नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो, इसका नियम पढ़े होंगे तब समझ में आता होगा। ठीक है, क्लोरो नाइट्रो। उसके बाद क्या है, अब इस वाले ब्रैकेट में देखें, यहाँ कोबाल्ट है, धातु आ गया आपका, यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद अब यहाँ पे कोबाल्ट की संयोजकता निकालेंगे, तो जब यहाँ से इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद बचा क्या, अब बच रहा है आपका बाहर वाला क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक, तो क्या हो गया, 4 से टेट्रा, उसके बाद एमीन, फिर ये वाला क्लोरीन आया, क्लोरो, नाइट्रो कोबाल्ट 3, क्लोराइड, कोबाल्ट 3, उसके बाद क्लोराइड। अब चलिए इसका करिए, सेम वही चीज उसी तरह से इसका भी करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 6 लगा हुआ है, ठीक, पहले इसके अंदर का ही लेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है 6, यहाँ पे 3 है, तो जब आयन में बदलेंगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऋण आयन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्लोरीन एकता आयन में बदलेंगे तो यहाँ पे धन आयन हो जाएगा, यहाँ पे ऋण आयन। तो इस ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा। ये हो गया आपका हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद NH3 है, वही चीज है, एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद कोबाल्ट, यहाँ लेंगे कोबाल्ट। संयोजकता यहाँ पे देखिए, तो इसको भी हल करेंगे तो वही 3 आएगा आपका। ठीक, कैसे हल करेंगे देखिए बता देते हैं, 1 मिनट। मान लीजिए कोबाल्ट का हमें नहीं पता है, तो इसका क्या मान लेंगे, ये कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का नहीं पता है तो इसका क्या मान लेंगे X। ठीक, प्लस NH3 कितना है 6 है, तो NH3 का 0, तो यहाँ पे 6 6 है, तो पहले 6 इंटू 0 हो गया, प्लस अब यहाँ पे कितना आया 3 धन आयन आया था, तो क्लोरीन 3, तो ये हो गया आपका 3 और ऋण आयन है -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ नीचे देखिए x प्लस का 0 प्लस माइनस -3 बराबर यहाँ 0 करेंगे, तो x में 0 जोड़ेंगे तो ये x ही होगा, -3 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3 उधर गया 3 हो गया, तो ये 3। अच्छा इसको रोमन में लिखेंगे, यहाँ 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये रोमन में ऐसे 3 लिखेंगे। उसके बाद बच क्या रहा है, तो ये क्लोरीन बच रहा है, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक, तो ये आपका आसानी से नामकरण करना था, एक एक नंबर का था, तो 2 नंबर ये आपका हो गया, और इसमें 1 लाइन लिख देंगे तो 2 लाइन लिख देंगे तो ये भी 2 नंबर का आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 2 का घ कर रहा है, तो 2 का घ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ब्रोमोमेथेन दिया है, सूत्र क्या होता है देखिए, ब्रोमोमेथेन आपका हो जाएगा CH3 और Br। ब्रोमोफार्म दिया है, तो ब्रोमोफार्म जो होता है वो CH Br3 हो जाएगा आपका। आगे क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन आपका क्या होगा CH3 और Cl, CH क्लोरो, हाँ तो CH3Cl और C, और ये डाइब्रोमोमेथेन हो जाएगा CH2Br2। ठीक, अब देखिए हमें क्या कह रहा है, क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में। क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं, क्वथनांक का मतलब होता है उबलकर गैस बनना। ठीक है, जब कोई भी द्रव उबलकर क्या बनता है गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उबलकर गैस बनना। ठीक है, तो ये क्वथनांक होता है। तो बढ़ता हुआ क्रम, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन। तो जब सभी में कार्बन बराबर हो, या ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो कार्बन अगर बराबर हो तो क्वथनांक जो होगा ना वो आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब बस आणविक द्रव्यमान देख लीजिए, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब वही बात आई कि कम से शुरू करेंगे, 1 उससे बड़ा 2 उससे बड़ा 3, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन कितना 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन कितना है 3 है, और यहाँ पे 2 है, और इसमें नहीं है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे है 3 है, तो सबसे बड़ा जो होगा, मतलब सबसे हाँ क्या बोल रहा है, क्वथनांक को बढ़ते हुए सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, जहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा है। क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो, कार्बन बराबर हो, तो याद रखना कार्बन अगर बराबर है तो क्वथनांक जो है आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका है, तो सबसे लास्ट में ये आएगा। ठीक, अब सबसे कम किसका है, सबसे लास्ट में ये आएगा, सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा जो है ये Br2 है, ब्रोमीन, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे, फिर उससे थोड़ा छोटा ये, और सबसे छोटा
सबसे कम में आएगा क्लोरोमीथेन। तो सबसे कम ये है, मतलब यहीं से शुरू करेंगे, ये हमारा 1 नंबर होगा। ठीक, उसके बाद जहाँ 1 ब्रोमीन है ये 2 नंबर हो गया, जहाँ 2 ब्रोमीन है ये 3 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया 4 नंबर हो गया आपका। तो कैसे लिखेंगे, पेपर पे करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्या है, 1 नंबर पे क्या है क्लोरोमीथेन। तो सबसे कम जो क्वथनांक होगा वो क्लोरोमीथेन का होगा। इससे थोड़ा ज्यादा इसका होगा ब्रोमोमीथेन, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। फिर इससे ज्यादा ये बढ़ने का क्रम है, इससे ज्यादा होगा डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन, और सबसे ज्यादा हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमो, ठीक, या घ का वाला। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा जो है इसमें दिया है दूसरे में कि 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपिल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। तो ये जो क्लोरोप्रोपेन है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन 1 CH3 CH2 CH2 और क्लोरो लगाए तो Cl हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, यहाँ पे समझिए पेपर में। दूसरा क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन है तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 और Cl। ठीक, आगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो है इसका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका CH3 CH और Cl और फिर CH3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH, Cl लगा हुआ है तो इसमें क्लोरीन जोड़ देंगे और फिर CH3। आगे क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो क्लोरोब्यूटेन की संरचना में देखो ब्यूटेन, ये यूपीएससी नामकरण वगैरह में ये सब सीखे थे कि ब्यूटेन क्या है, प्रोपेन क्या है, ठीक है, कितने कार्बन होते हैं, तो सेम उसी से बन रहा है। जैसे एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 नंबर पे आ रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। ठीक, तो क्लोरोब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे, मतलब सी देखे ऐसे बनाना बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्लोरो है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन, ये संरचना होगा। अब यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एच जोड़ देंगे, एच जोड़ेंगे तो सूत्र क्या बन रहा है, एच बना, एच जुड़ा, एच जुड़ा आपका, यहाँ पे भी एच जुड़ा, एच जुड़ा, एच जुड़ा और एच जुड़ा, तो ये वाला क्या बना CH3। तो क्लोरो 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा CH3, उसके बाद CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और उसके बाद फिर CH2 है एक बार। ठीक, तो फिर CH2 और उसके बाद Cl। तो ये संरचना हो गई यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। अब देखो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब ये संरचनाएं अगर हम बना लेते हैं ना तो देखते हैं किसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा ना उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सतही क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, ये वाला देख रहे हैं क्लोरोब्यूटेन, ये इतने में फैला हुआ है ये, मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा क्लोरोब्यूटेन का। और सबसे अधिक होगा मतलब कम से शुरू होगा तो सबसे अधिक किसका है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा क्लोरोब्यूटेन। सबसे कम किसका, अब इसका देखिए, इसका भी इसमें इसका जो क्षेत्रफल है इतना है, मतलब CH3 CH2 CH2 Cl, जबकि इसमें CH3 CH, उसके बाद यहाँ क्लोरीन जुड़ा है फिर CH3, बस ये है, तो सबसे कम यही है। तो सबसे कम ये है तो सबसे स्टार्टिंग में ये आएगा, फिर उससे ज्यादा क्वथनांक वाला और फिर सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला। तो यहाँ पे जो क्रम होगा सबसे पहले आइसोप्रोपिल क्लोराइड का होगा, हम लिख देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नोट करते जाइएगा कापी कलम से तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्लोराइड। उसके बाद ये सबसे कम हो गया, फिर क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पे है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, और इससे ज्यादा यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, बड़ा का। फिर इससे बड़ा किसका होगा, क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक,
1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी और ये भी आसानी से। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 3 का क, C7H8 को आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनालों की संरचना। अब यहाँ पे ये समझिए, मोनोहाइड्रिक फिनाल की संरचना आपको बनाना है C7H8O। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल जो, पहले इसको समझिए कि जो मोनोहाइड्रिक फिनाल होते हैं वो क्या होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल यहीं पे अगर एक लाइन बताएं तो जिनमें एक ही हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल मतलब OH जुड़ा हो और बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनाल। ठीक है, तो ये जो है इसको समझिए, या तो नोट करना चाहे तो नोट कर ले ताकि याद रहे कि जिनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह, एक OH हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग से, बेंजीन, अभी बेंजीन रिंग इसमें बनेगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनेगा, तो इसकी जो संरचना होती है 3 होती है आपके, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनाल है, तो हाँ इसके जो मोनोहाइड्रिक फिनाल इसके जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। ठीक, और चारों की संरचना एक सादे पेज पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो यहाँ पे संरचना बनाएंगे, तो सबसे पहला ये तो क्लियर हो गया कि मोनोहाइड्रिक है तो एक हाइड्रोक्सी समूह हाइड्रोक्सी लगेगा। तो हम सबसे पहले फिनाल की संरचना बनाते हैं, तो ये हो गया आपका, इस तरह से फिनाल हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लगा दिए OH। ठीक, दूसरा जो बनेगा फिनाल बनाएंगे, कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह लग गया OH और यहाँ पे लग जाएगा CH3, ये हो गया। तीसरा, अब इसका नाम अलग अलग होता है, बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, ये आपका संरचना हो गई, और यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे OH जुड़ गया, और इस वाले को छोड़कर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक, फिर अब CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया ये, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH, और CH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया CH3। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है 4 संरचना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाल। क्या हो गया, फिनाल। ठीक, ये वाला जो होगा आपका, ये होगा आर्थोक्रेसॉल, आर्थोक्रेसॉल, और ये वाला जो होगा ये मेटाक्रेसॉल होगा, इसको एम क्रेसॉल भी बोल सकते हैं, मेटाक्रेसॉल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पारा, पाराक्रेसॉल। ये 4 संरचनाएं, तो इस तरह से हम बना देंगे, नीचे लिखेंगे C7H8O के 4 मोनोहाइड्रिक फिनाल, ये 4, बीच में चाहे ऐसे लिख देना, मोनोहाइड्रिक, यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं ना मोनोहाइड्रिक फिनाल, तो इसी को लिखेंगे मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक फिनाल। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी में देखें, अब आया आपका न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो न्यूमेरिकल है करा है, पेपर में देखें, एक मिनट इसको हटा देते हैं। कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास में कर चुके हैं, एक दो बार से ज़्यादा ही किए हैं। बेंजीन का क्वथनांक कितना है, इतना ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। ठीक, ये इतना ग्राम अवाष्पशील विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, और Kb का मान आपका दिया हुआ है बेंजीन के लिए। तो आराम से इसको पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। चलिए देखिए दिया क्या क्या है।
तो क्वथनांक बढ़ के इतना हो जा रहा है, अर्थात ये जो बढ़ के इतना हो रहा है इस पे ये बढ़ के जो इतना हो रहा है, पहले इतना था बढ़कर इतना हो गया, तो ये आपका हो गया क्वथनांक में वृद्धि। और क्वथनांक में वृद्धि को हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा टीबी। तो ये हो गया डेल्टा टीबी बराबर 353.23 के किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, डेल्टा टीबी ये क्या है? क्वथनांक में वृद्धि है। ठीक, उसके बाद नहीं सॉरी, क्वथनांक में वृद्धि अभी हम लोग निकालेंगे। पहले इतना था, इतना बढ़कर इतना हुआ। ठीक, तो क्वथनांक में वृद्धि निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, इसको मानेंगे टीबी लिखेंगे। ठीक है, टीबी आपका है 353.23 किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, उसके बाद अब दूसरा जो है बढ़कर इतना हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि टीबी डैश, या मान लीजिए इसके बराबर हो जाएगा क्या? 354.11 कितना केल्विन हो जा रहा है। ठीक, अब आगे चलिए, और क्या दिया है यहाँ पे? विलेय का या विलायक, विलेय और विलायक का जो भार दिया है, तो विलेय का भार हम लोग लिखेंगे कि विलेय का भार अर्थात W कितना दिया है? विलेय का भार 1.8 ग्राम। ठीक है, विलेय का हो गया। और विलायक का भार ये लिख लीजिए, विलायक का भार लिखेंगे कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया है? 90 ग्राम। पहले जो जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे आराम से। विलायक का भार 90 ग्राम हो गया। फिर केबी दिया है, यहाँ केबी मतलब मोलल लिख लेंगे, क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है, अर्थात केबी ये दिया है कितना? 2.53 के मोल इनवर्स। ठीक, इतना चीजें हमें पता है। ज्ञात क्या करना है हमें? क्या लिखेंगे? ये दिया है, ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हम लोगों को विलेय के मोलर द्रव्यमान, अर्थात m निकालना है हमें। ठीक, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या? ठीक, तो हम जानते हैं। अब सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र होता है आपका डेल्टा टी, जो फार्मूला होता है आपका डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे में m इंटू डब्ल्यू। ये m, यही m आपको निकालना है। ठीक, ये m आपको ज्ञात करना है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट m बराबर लिख सकते हैं। ये बताएं कि कैसे सूत्र आपका जो होता है। ठीक, हम डायरेक्टली ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे में टी बी यहाँ पे नीचे चला आएगा, डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब डेल्टा टी बी हमें निकालना है, तो डेल्टा टी बी क्या होता है? डेल्टा टी बी होता है क्वथनांक में वृद्धि। तो पहले कितना था और कितना बढ़ गया? यहाँ पे देखिए, पहले इतना था और बढ़ के इतना हो गया, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी डैश माइनस टी बी, तो बराबर टी बी डैश कितना है आपका? 354.11। इसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे? 353.23 को। तो माइनस करने पे कितना आएगा? तो माइनस कर लीजिए इसको, जब माइनस करिए तो यहाँ 11th में से 3 गया तो यहाँ आ गया आपका 8, और फिर यहाँ पे बचा 9। कितना बचा? नहीं, 1 चला गया, फिर लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो फिर 8 पॉइंट, फिर 3 में से 3 गया 0, और ये भी 0, मतलब 0.88, तो 0.88 आ गया आपका डेल्टा टी बी। अब इस पूरे मान को आपको के बी पी पता हो गया, डब्ल्यू
और कैपिटल डब्ल्यू भी पता हो गया, टी भी पता हो गया, तो इसमें रखेंगे। तो हम लिखेंगे मोलल जो ज्ञात करना है m इक्वल टू ए बी का मान कितना है उसको रख दीजिए। तो ए बी आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 2.53, m इक्वल टू हो जाएगा 2.53 इंटू डब्ल्यू कितना है, तो विलेय का भार है 1.8 इंटू 1000 और अपान में डेल्टा टीवी कितना आ गया 0.88 इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का, तो विलायक आपका ये है 90, तो ये हो गया आपका 90। इसको आराम से काटिए, ये जीरो से ये जीरो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो ये दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं कि 11 8 से 11 से 11 दूना 22, 3 कट जाएगा, 11 8 88, 11 दूना 22, बचा आपका 3 33, 11 33, ये कट गया। और 9 1 जा 9 9 2 2 जा 80, मतलब 9 दूनी 18, ये भी कट गया आपका। अब आया कितना 8, अभी ये कटेगा 4 दूनी 8, काट लीजिए आराम से, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 25 चौका 100 होता है, ये भी कट गया। और 2 से आपका 2 भी खत्म हो गया। क्या बचा, अच्छा यहाँ पे 0.2 था, सॉरी 0.2, तो 0.2 था, तो 2 1 का 2 और यहाँ पे आ गया आपका 0.1। अब इसका गुणा कर लीजिए, 23 गुणित 0.1 गुणित 25 होगा, ठीक। तो ये गुणा करने पे इतना आएगा और यहाँ एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना ग्राम प्रति मोल इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसको एक बार 2 बार कर लीजिएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन आराम से पढ़िए, जितना चीजें दिया है सबको लिख लीजिए। लिखने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग लिखें कि डेल्टा टीबी इतना है, सॉरी टीबी इतना है, टीबी 1 क्योंकि 2 दिया था यहाँ पे, इतना प्रारंभिक और इतना बढ़कर हो रहा है, तो डैश या 1 से फिर विलेय का भार लिख, जितना दिया था, जो कम है वो विलेय है, इतना है दिया भी है विलेय है, और ये आपका क्या हो गया विलायक हो गया। उसके बाद क्वथनांक बढ़कर इतना हुआ, तो ये तो लिख ही लिए, और केबी का मान दिया, ये लिख लिया। उसके बाद फार्मूला आपका ये होता है डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी का मतलब हो गया, निकालेंगे हम लोग, तो उसमें जितना बढ़कर हुआ है उसमें से पहले वाले घटा देंगे, तो वो परिवर्तन निकल आएगा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, पूरे मान को रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो रखने के बाद सॉल्व किए तो ये हमारा आया 57.5 ग्राम प्रति मोल, ये आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए जो पहला रिएक्शन दिया है इसमें, इस समीकरण को हमें पूरा करना है। ये आपका दिया है और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, KMnO4 KOH आपकी उपस्थिति में हो रहा है। और एथिल बेंजीन जो है ये C6CH5 और CH2CH3 ये लगा हुआ है, तो ये जो संरचना है C6CH5 CH2CH3 का है एथिल बेंजीन। तो इसका नियम क्या होता है, देखिए जब एथिल बेंजीन को अभिकर्मक KMnO4 और एरोमेटिक रिंग से, मतलब ये जो रिंग है इस रिंग से जुड़ी कोई भी, एक हम लिख लेते हैं, रिंग से जुड़ी कोई भी, रिंग से जुड़ी कोई भी एल्किल साइड चेन, एल्किल साइड चेन जिसमें बेंजेलिक एच हो, ये ठीक, वो ओ के या इतना ये याद रखना कि जब भी हम किसी रिंग से जुड़े कोई भी एल्किल चेन को KMnO4 से ऑक्सीकृत करते हैं, तो ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाती है, COOH में। तो ये आपकी जो चेन है ये CH2CH3 जो है, यही आपकी किस में बदल जाएगी, COOH में बदल जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा कि ये जो चेन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ये पूरा ऑक्सीकृत होकर ये COOH में बदल जाएगा। बस यही आपका रिएक्शन हो गया, ठीक। तो सीधा सीधा रिएक्शन था आपका, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है, में बदल जाता है। ये मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक। तो जब ये इसमें बदल जाता है तो इसका जो उत्पाद बनता है ना, वो बनता है क्या आपका, जैसे यहाँ पे था क्या, देखिए ये संरचना आपका क्या था, ये था C6H5 C6H5COOH, सॉरी CH2 और C6H5CH2 फिर CH3 था, तो आपका बन गया C6H5 और ये साइड चेन जो CH2 CH3 थी ये COOH में चेंज हो गई, ये हो गया। तो ये बन क्या गया आपका, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये बना बेंजोइक एसिड। और था क्या, ये आपका था एथिल बेंजीन, ठीक, एथिल बेंजीन था। और ये जब तो क्या कहते हैं रिएक्शन हुआ तो ये बेंजोइक एसिड में परिवर्तित हो गया, ठीक। दूसरा देखिए C6CH5CHO, ठीक, C6CH5 का जो रोल है वो है कि जब एल्डिहाइड, ठीक, जैसे बेंजोल्डिहाइड है तो वही हम लिखेंगे जब एल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सेमी कार्बाजोन, क्या बनाता है, सेमी कार्बाजोन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे रिएक्शन हुआ तो सेमी कार्बाजोन बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बेंजिल्डिहाइड का सेमी कार्बाजाइड से, ये अवकर्मक है सेमी कार्बाजाइड, तो इस सब क्रिया को जब हम करेंगे कंप्लीट करेंगे तो ये C6H5CHO है बेंजिल्डिहाइड, और ये अवकर्मक है आपका H2NCONH फिर NH2, ये आपका क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, ठीक। जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो ये आपका बनता है C6H5CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा, N आएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NHCONH, बेंजिल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, तो ये क्या बन जाए, सेमी कार्बाजोन बन गया, ठीक। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए आप प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं अल्फा हेलिक्स और बीटा टिप्टेड शीट की संरचना में अंतर लिखना है, किसमें, तो ये घ नंबर है, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा है, ये है अल्फा हेलिक्स और दो पार्ट बना लेंगे हम लोग बीटा टिप्टेड, तो पढ़े होगे तो याद होगा, इसको आप लोग किताब से भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा हम समझा दे रहे हैं कि कैसे क्या होगा इसमें, ठीक। तो इसमें अंतर लिखना है, तो ये जो होगा अल्फा हेलिक्स जो होगा, पहले आकृति पे जाएंगे या श्रृंखला की स्थिति पे जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन बंध लचीलापन क्या कैसे होता है, तो हेलिक्स जो होता है ये कुंडलीकार सर, इसकी आकृति जो होती है क्या होती है, कैसी होती है, कुंडलीकार, ठीक, कुंडली या कुंडलीदार होती है, सर्पिल होती है। लेकिन इसकी जो बीटा प्लेटेड है, इसकी जो होती है ये चादर जैसी होती है, सेंटेंस में बना के आप लोग लिख लीजिएगा, चादर जैसी होती है। तो श्रृंखला की स्थिति, श्रृंखला कौन सी होगी, तो एक श्रृंखला ही होती है, तो इसमें एक ही श्रृंखला होती है, एक ही श्रृंखला होती है, किसमें, हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में। और इसमें क्या होता है, अब इसी का अपोजिट चले जाइए, दो या दो से अधिक, दो या अधिक श्रृंखलाएं होती है, ठीक, अब दो या अधिक श्रृंखलाएं,
आगे है हाइड्रोजन बंध। तो इसमें जो होता है श्रृंखला के अंदर, श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसमें लिखेंगे कि श्रृंखला के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है। इसमें क्या होता है, श्रृंखलाओं, अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। या इसकी जो लचीलापन होता है, तो अल्फा हेलिक्स जो होता है अधिक लचीला होता है, अधिक लचीलापन होता है, और जबकि बीटा प्लेटेड शीट में कम लचीलापन होता है। जैसे इसमें उदाहरण दे देना कि केराटिन होता है और ये रेशम रेशम हो गया। ठीक, कुल मिलाकर के जो ये प्रोटीन की जो संरचना है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ये क्या करती है, स्थिरता और कार्य को निर्धारित करती है। हेलिक्स जो होती है वो लचीली होती है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट जो होती है वो क्या होती है, उसकी अपेक्षा कम लचीली अर्थात कठोर होती है। इसको अच्छे से पढ़ लेना किताब से या क्वेश्चन बुक से पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये आया हिंदी का नियम। हिंदी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं को व्याख्या कीजिए। कौन सा? वो तो बताए ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि देखिए हेलिक्स में क्या लिखेंगे कि यह कुंडलीदार होती है, सर्पिल संरचना होती है। तो अपने से बना के लिखेंगे कि यहाँ पे संरचना जो होती है हेलिक्स की कुंडलीकार सर्पिल संरचना होती है, और जबकि बीटा प्लीटेड की या चादर जैसी संरचना होती है, चादर जैसी। ठीक, तो इसमें जो श्रृंखला होती है, एक ही श्रृंखला होती है, और इसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं होती है। इसमें हाइड्रोजन बंध जो होता है श्रृंखला के अंदर होता है, श्रृंखला के अंदर बनता है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध जो है वो अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच में या समूहों के बीच में बनते हैं। यह संरचना अधिक लचीली होती है, जबकि यह इसकी अपेक्षा क्या होती है, बीटा प्लेटेड क्या होती है कि यह उसकी अपेक्षा कठोर होती है। इसका प्रमुख उदाहरण केराटिन हो गया और ये रेशम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। हाँ, अगले क्वेश्चन पे देखिए, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा क्यों होती है। ठीक, तो ये हिंदी के नियम से संबंधित है। तो हिंदी के नियम में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक, तो हिंदी का नियम क्या कहता है कि द्रव में घुली गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। ठीक, द्रव में घुली गैस की मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती। ये हिंदी का नियम कहता है कि दाब के समानुपाती होती है। तो इसमें आप रीजन देना है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है तो क्यों होती है। तो लिखेंगे सीधा सा रीजन इसमें दे देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे ना तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जब ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होगी तो सांस लेने में क्या होगी, असुविधा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर इसको, अधिक ऊंचाई पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा। अब जब वायुमंडलीय दाब होगा, कम होगा, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन मतलब O2 की घुलनशीलता, घुलनशीलता क्या होगी, घुलनशीलता कम होगी। जब O2 की घुलनशीलता कम होगी मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से रक्त में नहीं घुल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगी, इस वजह से, इसीलिए या इस कारण क्या होगी, सांस लेने में असुविधा होगी। सुविधा महसूस होती है, सुविधा महसूस होती है। ठीक, ये है। आगे क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फपकती है। तो जैसे जब हम लोग, अब ऐसे ही देखिए, जब हम सब या स्प्राइट वगैरह की जब बोतल खोलते हैं, थोड़ा उसको हिला देते हैं, उसके बाद खोलते हैं, जैसे ही ढक्कन खुलता है ऊपर की ओर ऐसे फेंक देता है। तो वही कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों
पाती है, क्या रीजन है? तो ये भी हेनरी के नियम से ही संबंधित है। तो होता क्या है कि दाब कम होने और गैस की घुलनशीलता घटने के कारण जब हम कमरे के तापमान पर सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो उसपे क्या होता है कि वो फपक के बाहर फेंक। क्यों लिखेंगे? क्योंकि गैसों की द्रव में होता क्या है, उसमें कि CO2 भरा रहता है और CO2 जो होता है वो गैस से अधिक दाब के कारण क्या होती है, अधिक दाब के कारण CO2 जो भरा है अधिक दाब के कारण क्या होता है, उसमें घुला रहता है पूरा। और जैसे कमरे के तापमान पर हम उसको खोलते हैं तो क्या होता है कि गैसों की द्रव में घुलनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब घुलनशीलता कम होती है तो वो ऊपर की ओर भागती है। तो जैसे ही बोतल खोली जाती है अंदर का जो दाब होता है अचानक क्या होता है, कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा तो दाब जैसे ही कम होगा तो जो गैस घुली हुई है, CO2 गैस जो घुली हुई है वो बुलबुलों के रूप में क्या होगी, ऊपर बाहर निकलने लगती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फपकना, फपकने लगती है। तो फपकती शब्द है, उसे कहते हैं फपकने लगती है। ठीक। तो CO2 गैस अधिक दाब के कारण क्या होता है कि उसमें घुला रहता है, बोतल में घुला रहता है या घुली रहती है, घुली रहती है। ठीक। तो कमरे के तापमान पर जब बोतल को खोला जाता है तो घुलनशीलता क्या होगी, कम होगी। और जब घुलनशीलता कम होगी तो प्रेशर जो होगा, अंदर का दाब जो होता है वो क्या होता है, कम होगा। और जब का दाब कम होगा तो गैस जो है वो बुलबुले के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी। और यही रीजन है कि कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर टपकने लगती है। तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि रीजन क्या है, दाब कम होने और गैस की घुलनशीलता घटने के कारण। दाब कम होने और गैस की घुलनशीलता घटने के कारण। ये रीजन हो। आगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को लिखिए। अब चलिए प्रथम और द्वितीय नियम, तो इसको सादे पेज में बताते हैं। प्रथम नियम और द्वितीय। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है और द्वितीय नियम क्या कहता है? तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है तो उस द्रव्यमान में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वो द्रव्यमान उस विद्युत आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ये जो द्रव्यमान m है ये समानुपाती होता है इसके विद्युत आवेश मतलब q के। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू जेड क्यू। नियम पढ़े होंगे जहां पे अब ये तीनों चीजों को आपको बता देना, m क्या है, जेड क्या है और q क्या है। m क्या है, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक, यहाँ देख लेना ये जो पदार्थ का द्रव्यमान है ये विद्युत आवेश के क्या होता है, समानुपाती। ये फैराडे का प्रथम नियम कहता है। तो m क्या है, m है मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान। और जेड क्या है, तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक। और जेड, हाँ जेड हो गया। क्यू क्या है, प्रवाहित। क्यू यही आपका है आवेश। ठीक है, प्रवाहित चक्र रहेगा, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। ठीक। तो ये था आपका प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि मुक्त होने वाला जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश का क्या होता है, समानुपाती, अर्थात m डायरेक्ट पर्सनल m समानुपाती q। ठीक। m द्रव्यमान, q आपका आवेश। और यहाँ से जब समानुपाती हटाएंगे तो इसके स्थान पे z आ जाएगा जो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसको देखिए। दूसरा नियम कहता है कि यदि समान मात्रा की विद्युत धारा, मतलब एक समान विद्युत धारा दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाला जो पदार्थ होगा ना, या पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है।
समान मात्रा की विद्युत धारा अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। अर्थात ये आपका आ जाएगा m1 बटे में m2 बराबर होता है E1 बटे में E2। अब यही बताना है कि m1 क्या है, तो हम लिख लेंगे जहाँ, ये जरूर लिखना नियम लिखने के बाद यही आपको ये गणितीय रूप जरूर लिखना, जहाँ m1 और m2 क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक। और E1 E2 क्या है, रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक, ठीक। तो इसमें जो पहला नियम है, पहला नियम किससे संबंधित है, आवेश और द्रव्यमान से, मतलब आवेश और द्रव्यमान के बीच संबंध बताता है। और जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम, वो अलग अलग पदार्थों के तुल्यांकों का प्रभाव बताता है। पदार्थों के तुल्यांकों का प्रभाव, ठीक। तो ये दोनों गणितीय रूप याद रखना। तो यही आपका डिफिनेशन इसी से बना है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए ये वाला प्रश्न आया, आप में क्या कह रहा है कि समान अभिक्रिया ए से बी समान अभिक्रिया ए से बी के लिए बी की सांद्रता और समय का आलेख चित्र दिया गया है, ये दिया गया है। ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए ये दिया है, इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया का कोट क्या है, वक्र का ढलान क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो इस चित्र को देखिए, ये चित्र जो है यहाँ पे ए क्या है, ए की सांद्रता, ए क्या है, अभिकारक है, ए से बी हो रहा है, ठीक। तो बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो कह रहा है, अब देखिए ये जब ग्राफ को देखेंगे ना, तो यहाँ से ये कारक वाला है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये दिखा रहा है कि धीरे 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 कम हो रही है। किसकी सांद्रता, ए की सांद्रता, ये मतलब अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, जैसे जैसे कोई रिएक्शन होता है, मान लीजिए ए से प्रोडक्ट बना बी, तो जैसे जैसे रिएक्शन होता है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, और उसके विपरीत जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, उसकी सांद्रता क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो जब कोई अभिक्रिया होती है तो समय के साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, किसके साथ, समय के साथ। ये आपका समय दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोट क्या है। तो समय और सांद्रता के बीच संबंध सीधी रेखा में देख रहे हैं, जो संबंध है सीधी रेखा में, तो इसलिए अभिक्रिया की कोट को, ये अभिक्रिया कौन सी होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। इसको पढ़े भी हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया, क्लास में हुआ है ना, शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक। क्यों, क्योंकि समय और सांद्रता के बीच जो संबंध है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो चलिए दूसरा कह रहा है कि वक्र का ढलान क्या है। तो वक्र का जो ढलान है ये ज्यादा से कम हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। अगर सांद्रता अभिकारक की जो है वो घट रही है, तो वक्र का ढलान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात वक्र का ढलान माइनस के ऋणात्मक होगा, क्योंकि लिख देंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि ए की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट रही है। बहुत आराम से, एक एक नंबर का था, 2 नंबर हो गया। वेग स्थिरांक की इकाई पूछ रहा है, तो वेग स्थिरांक की इकाई तो पता ही होगा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक। हो गया। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करना है। निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या।
तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर करना है। तो पहला हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे ये जो आपका लेंथेनाइड है यहीं पे समझ लीजिए कि इनमें जो कक्षक होते हैं क्रमशः लेंथेनाइड जो होता है इसका फोरियप कक्षक भरता है। इसका कौन सा कक्षक भरता है? फोरियप। तो लिखेंगे कि इसका इनमें क्रमशः फोरियप कक्षक या ऑर्बिटल भरता है। और जबकि एक्टिनाइड में इसमें 5f कक्षक भरता है। ठीक। और 4f जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक होते हैं वो कम सक्रिय रहते हैं। 4f किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। तो इस दूसरा लिख देंगे, तुलना कर रहे हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन आंतरिक होते हैं और कम सक्रिय होते हैं, जबकि 5pf के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपेक्षाकृत कम शिल्डेड होते हैं, अर्थात ये सीधा लिखेंगे कि अधिक सक्रिय होते हैं। तो दूसरा हो गया। ठीक। और लेंथेनाइड जो होता है ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम जटिल रसायन दिखाते हैं, जबकि ये अधिक जटिल रसायन दिखाते हैं। तो इस तरह से 3-4 आप लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तुलना हो गया। ठीक। इसका 4f कक्षक, इसका 5f कक्षक बढ़ता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेंथेनाइड में कम सक्रिय होते हैं और एक्टिनाइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। ये कम जटिल होते हैं, ये अधिक जटिल होते हैं। दूसरा दिया है कि ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे। तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे जब करेंगे तो इसमें सामान्यतः क्या होता है? लेंथेनाइड जो होता है इसकी सामान्यतः जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। जबकि एक्टिनाइड जो होता है वो +3 से कितना? +3 से +6 तक और कभी-कभी +7 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो पहला ये लिख देंगे। दूसरा कि इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनाइड में कभी-कभी कुछ तत्व +2 या +4 भी दिखा सकते हैं, लेकिन मतलब इनमें एक होती है और इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो सामान्य होती है। इसमें कभी-कभी +2 और +4 भी दिखा सकते हैं। लिंथेनाइट के ऑक्सीकरण अवस्था में तीसरे नंबर पे लिखेंगे कि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है इसके ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। और जबकि एक्टिनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक विविधता दिखाई देती है। तो ये हो गया सीधा-सीधा 3-4 बिंदु आप लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। तो वर्नर का जो सिद्धांत है, वर्नर का सिद्धांत जो है ये देखिए सीधा सीधा क्या होता है ना, इनके सिद्धांत की जो धारणा है तो जो भी इन्होंने यौगिक के बारे में बताया कि जो भी यौगिक है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला जो बताया उन्होंने प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और दूसरा क्या बताया है? द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसमें क्या होता है? प्राथमिक संयोजकता में नोट कर रहे हैं तो रफ में नोट करते जाइएगा पॉइंट वाइज। यह जो होती है प्राथमिक संयोजकता, पहला पॉइंट, यह धातु की आयन की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। ठीक है। और यह आयनशील होती है। इसमें ऋणायनों द्वारा इसे समांतर ऋणायनों द्वारा संतुष्ट किया जाता है प्राथमिक संयोजकता को। अब वही जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है तो यह क्या होती है? समन्वय संख्या के बराबर होती है। यह अआयनशील होती है, अनायनशील होती है। ठीक। और इसमें लिगैंड द्वारा संतुष्ट किया जाता है। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसकी संख्या भी निश्चित होती है। ठीक। तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता ये ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है और ये किसको दिखाता है? समन्वय अवस्था को। ठीक। तो अब धारणाओं में 4-5 ऐसे लिख देंगे आपकी जो प्राथमिक संयोजकता होती है, मतलब जो अवधारणा इन्होंने दिया कि संयोजकता 2 प्रकार की होती है। तो सॉरी, संयोजकता 2 तरह की, हाँ वही होती है 2 प्रकार की, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। उसके बाद प्राथमिक संयोजकता में 1-2 पॉइंट लिख देंगे कि इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है और आयनशील होती है। द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होती है और अनायनशील होती है। द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है निश्चित स्थानिक अवस्था होती है। ठीक। तो इस तरह से पॉइंट बना के लिख देंगे। ये है इनकी अवधारणा।
आगे है वसा में विलेय 4 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। तो अब 4 विटामिन ले लीजिए जो वसा में विलेय है। इसका सीधा-सीधा ए, डी, ई के ये चारों भी विलेय है, तो ए, डी, ई और ई ले लेते हैं, ठीक। उनकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से सबको पता ही है कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक, इसका नाम क्या है रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल ये लिखना पड़ेगा, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब होता है लड्डी इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। इसमें हड्डियों में क्या होता है ना कि लचीलापन आ जाता है, ठीक। और विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से मांसपेशियां जो होती हैं दुर्बल हो जाती हैं, तो मांसपेशियों में दुर्बलता आती है और एक बांझपन रोग होता है। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, सुनकर लिख लीजिए, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का न बनना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। चलिए इसको 1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन भरने पर 520 ओम हो जाता है, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन की चालकता में मोलर चालकता परिकलित कीजिए। और आगे यहाँ पे दिया है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन की चालकता 1.29 सेकेंड पर मीटर है। उसमें जो दिया है थोड़ा स्पीड इसको हल कर रहे हैं, समझना। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा थोड़ा पीछे देख लेना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो जो दिया है इसमें पहले उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, ठीक। दिया है, क्या दिया है, पहला इस विलियन के लिए लिखेंगे, 2 विलियन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 0.1 मोल लीटर इनवर्स विलियन के लिए, ठीक है। कैसे, विलियन के लिए, विलियन के लिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दिया है, 2 प्रतिरोध है, तो इसको R1 बराबर, अर्थात ये क्या है आपका प्रतिरोध, ठीक। प्रतिरोध कितना दिया है, 100 ओम, 100 ओम, ठीक। चालकता दिया है, कितना दिया है, चालकता, चालकता कितना दिया है, 1.29, ठीक है। ये चालकता हो गया इसके, इस विलियन के लिए। दूसरा विलियन कितना ये है, तो हम लिखेंगे 0.02 मोल विलियन के लिए, ठीक। विलियन के लिए, अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध कितना दिया है, R2 बराबर दिया है 520, 520 ओम ये हो जाएगा। और क्या दिया है, हाँ यही दिया है। उसके बाद हमें ये परिकलित करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेल नियतांक। तो इसमें हल में निकालेंगे सेल नियतांक, तो सेल नियतांक बराबर क्या होता है, सेल नियतांक बराबर हो जाता है चालकता इंटू प्रतिरोध। चालकता कितनी है, 1.29 इंटू 100, ये है ना, तो 100 हो गया, तो इक्वल टू कितना आया, 129, ठीक। तो अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी चालकता निकालेंगे इस वाले के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालकता, सूत्र क्या होता है, सेल नियतांक और बटे में
प्रतिरोध, सेल नियतांक बटे में प्रतिरोध। तो सेल नियतांक हम लोग निकाले हैं 129, तो बराबर हो जाएगा 129, और प्रतिरोध कितना है इस विलयन के लिए 520, तो ये हो जाएगा 520। तो ये आपका इतना आ गया। यहाँ पे हल करने पर मोलर चालकता जो होगी डेल्टा एम, इसमें पूछ रहा है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता K इंटू 1000, ठीक है। प्रश्न में देखिए यहाँ पे ये मोलर चालकता भी परिकलित करना है, तो मोलर चालकता बराबर होगा डेल्टा एम इक्वल टू K इंटू 1000 बटे में C अगर सांद्रता। तो K का मान यहाँ पे दिया है 0.248, हम लोग निकाले इंटू 1000 और बटे में C मतलब सांद्रता। तो सांद्रता कितनी है उसमें क्वेश्चन में देखिए दिया है 0.2, और 0.2 को जब हम लोग इसको मीटर में बदले हैं प्रति मोल प्रति मीटर में, ये मोल प्रति किस में है मोल प्रति मीटर में बदले हैं, तो ये आपका कितना आ गया 20, ठीक। तो यहाँ पे 20 है तो बटे में 20 कर दिए, और यहाँ से 0 0 खत्म होगा और 2 1 का 2, इधर आप काट दिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये कट गया आपका। अब यहाँ एक 2 0 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 124 0.124 इंटू 100, 2 जीरो है तो 2 अंक पे 10, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 12.4 आएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन को, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है।